हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो का पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर होगा श्री गुप्त। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जिसका शासनकाल 280 से 320 ईस्वी के बीच था। और गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। और समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था और अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोदी। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी के बीच था। और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी, जिसका शासनकाल 1451 से 1489 ईस्वी के बीच था। और इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था। और सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी द्वारा गज-ए-सिकंदरी चलाया गया था और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। और गुलरुखी से शीर्षक फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। और सिकंदर लोदी ने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा था। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों, इसी तरह यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपकी जीके बहुत जल्द इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालयों द्वारा। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार एक उच्च न्यायालय होगा। और अभी वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है। पहले यह 24 था। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख जारी कर सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का वर्णन है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जेनेवा। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गैट की स्थापना 1947 ईस्वी में किया गया था। और WTO विश्व की सर्वोच्च व्यापार से संबंधित संगठन है। और WTO के टोटल 164 सदस्य हैं और WTO का 164वां सदस्य अफगानिस्तान है।
और वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है और यहीं पे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय भी है और यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय पेरिस में है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों इसके साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, तो आप मुझे वहां जाके फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। तो इसका आंसर होगा कैमरा। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि मानव नेत्र कैमरा की तरह कार्य करता है और मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहते हैं, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति निकट की वस्तु को देख तो लेता है लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाता और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष जिसे हाइपर माइक्रोपिया भी कहते हैं, इसमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस की जरूरत होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है, तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि नामीब मरुस्थल नामीबिया के दक्षिण अफ्रीका का तटीय मरुस्थल है और सोमाली मरुस्थल सोमालिया में है और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में है और इसका क्षेत्रफल 84 लाख वर्ग किलोमीटर है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल है और कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है और मोजाब मरुस्थल दक्षिण कैलिफोर्निया में है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख ले क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। तो इसका आंसर होगा तांबा, जस्ता और निकेल। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जर्मन सिल्वर में 60% तांबा, 20% जस्ता और 20% निकेल होता है और जर्मन सिल्वर का उपयोग बर्तन और मूर्तियां बनाने में किया जाता है और रोल्ड गोल्ड में 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम मिलाया जाता है और डेल्टा मेटल में 60% कॉपर और 38% जस्ता और 2% लोहा मिलाया जाता है और डेल्टा मेटल का प्रयोग जहाज के पंखे बनाने में होता है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों आप जब भी हमारा वीडियो देखते हैं तो पूरा जरूर देखा कीजिए और लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रश्न को प्रतिदिन लेके आ सकूं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की में है और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में है और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है और राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पुस्तक दी इन्वेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस किसने लिखी है। तो इसका आंसर होगा सलमान रुश्दी। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि तारिक अली ने कैन पाकिस्तान
सरवाइव पुस्तक लिखी है और गीता मेहता ने ए रिवर सुगा पुस्तक लिखी है और वेद मेहता ने द स्टोलेन लाइट पुस्तक लिखी है और सी सुब्रमण्यम ने टर्निंग पॉइंट पुस्तक लिखी है और मैकिसम गोर्की ने मदर पुस्तक लिखी है और कितने पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कमलेश्वर सिंह हैं। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1784 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के समय में पारित हुआ और वारेन हेस्टिंग के काल में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग के समय में ही हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जो राजनीतिक मामलों पर एक सर्वोच्च संस्था थी और 1781 ईस्वी में सेटलमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और इसी तरह के ढेर सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।